तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का चैप्टर नंबर 2, साइंस का चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखो हम लोगों ने पहले पढ़ा था बैक्टीरिया तक, लेकिन वहाँ से मैंने वीडियो को क्यूट कर दिया, बहुत दिन तक वीडियो नहीं बनाया। अब मैं अपने टीवी को डिजिटल बोर्ड की तरह आपको समझाऊंगा फटाफट। जैसे कि बोर्ड पे लिखने में टाइम लगता है, तो उस टाइम को रिड्यूस करके हम लोग अपने नोट्स, ये मेरा नोट्स है और इसी नोट से हम आपको पढ़ाएंगे। और यहाँ पे जैसे टैब है, और टैब में मैंने स्क्रीन मिररिंग करके इसको मतलब पूरा किया है। देखो सेटअप को पूरा किया है, यहाँ पे टैब है, ठीक है। स्क्रीन मिररिंग से हम पीडीएफ निकाल निकाल कर पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। अब चैप्टर को जल्दी जल्दी क्लियर करना है। वायरस से स्टार्ट करते हैं आज, तो सब पहले स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे हम लोग पहले वायरस पढ़ना है ना। ये रहा वायरस, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से पढ़ना चालू करेंगे। तो वायरस, सबसे पहले वायरस को समझो कि दे आर एक्सट्रीमली स्मॉल एंड कैन बी स्टडी ओनली विथ एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। वायरस जो है सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रीमली बहुत ही स्मॉल होता है, बहुत ही छोटा होता है। आप लोग जानते हो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ही छोटे हैं होते हैं, लेकिन उनमें से भी सबसे छोटा कौन होता है? वायरस होता है। दे आर एक्सट्रीमली स्मॉल एंड कैन बी स्टडी ओनली विथ एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो पावरफुल माइक्रोस्कोप होता है। 3 तरह के माइक्रोस्कोप होते हैं, आप लोग जानते हो, जिसमें से सबसे पावरफुल होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही वायरस को देखा जा सकता है, समझ में आया? इतने छोटे होते हैं वो, ठीक है। ऑल ऑफ देम आर पैरासाइट, सारे के सारे वायरस जो होते हैं वो पैरासाइट होते हैं। तो आप लोग पूछोगे पैरासाइट का मतलब क्या होता है? तो पैरासाइट का मतलब होता है द ऑर्गेनिज्म दैट ड्राइव न्यूट्रिशन फ्रॉम द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी पे रहकर या उसके अंदर रहकर। जैसे कि आपका हो गया लीच हमारे बॉडी में रहता है और वो हमारे बॉडी से न्यूट्रिशन लेता है अपने बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जैसे कि लीच हमारे बॉडी के अंदर रहता है, कुछ कुछ पैरासाइट बॉडी के ऊपर भी रहते हैं, और कुछ बॉडी के ऊपर रहते हैं। वो क्या करते हैं? हमारे बॉडी से न्यूट्रिशन को चुरा कर अपने बॉडी में यूटिलाइज करते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं। उसी को बोलते हैं पैरासाइट। उन जानवरों या ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं पैरासाइट। तो पैरासाइट है कि वायरस भी एक पैरासाइट ही है, समझ लो कि वो हमारे बॉडी से, दूसरे के बॉडी से न्यूट्रिशन लेकर जिंदा रहते हैं। समझ में आ गया? अब समटाइम वायरस आर कंसिडर्ड एज नॉन लिविंग because outside the living host they behave like non-living organism. Once they enter the body of any living organism they grow and reproduce very fast. देखो क्या बोला वो समझो। बोला कि sometimes वायरस आर कंसिडर्ड नॉन लिविंग, कुछ टाइम वायरस को नॉन लिविंग कंसिडर किया जाता है। कब किया जाता है? जैसे कि आपका बॉडी है, ठीक है, आपका बॉडी यहाँ पे है, वायरस ऐसे है, वो आपको पास जैसे ही आपके बॉडी के कांटेक्ट में आएगा, आपको आपका बॉडी को लगेगा कि हमारे बॉडी में कोई इंटर नहीं कर रहा है, बस ऐसे ही नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो बस हमारे पास आ रहा है, बस इतना ही लगेगा। और आपका बॉडी उसको अंदर की तरफ ले लेगा, मतलब अंदर घुसा लेगा, मतलब नाक की तरह, हवा से, चाहे मुंह से, चाहे टच से, कैसे भी घुसा ले, कांटेक्ट में लाकर अंदर घुस जाएगा वायरस। और फिर वहां से घुसने के बाद अपना असली रंग को दिखाएगा। जैसे कि कोरोना वायरस भी एक तरह का वायरस ही था जो 2020-21 में आया था। वो वायरस क्या किया कि जैसे ही आता था, बगल में मान लो आता है, एयर से घुस रहा है मेरे नाक में, तो वो क्या करता था, हमारे बॉडी को ऐसा लगता था जैसे हमारा बॉडी हर इम्यूनिटी सिस्टम को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, और वायरस जैसे ही इंटर करता है हमारे बॉडी में, तो वो जब बाहर रहता है वायरस, तो वो ऐसा एक्ट करेगा जैसे वो नॉन लिविंग है, लेकिन जैसे ही बॉडी के अंदर घुसा वो अपना रंग दिखाना चालू कर देगा। मतलब वायरस को कभी कभी नॉन लिविंग भी कंसीडर किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो लिविंग होस्ट के बॉडी में ऐसा बिहेव करता है कि वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, पर जब इंटर करता है तो बहुत ही जल्दी अपने आप को ग्रो कर लेता है और रिप्रोड्यूस कर लेता है। समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में आ गया? दे नीड अ लिविंग सेल टू ग्रो फॉर अ न्यूट्रिशन, उसको एक लिविंग सेल चाहिए, मतलब हमारा कोई बॉडी चाहिए। जानते हो आप लोग पैरासाइट है वायरस, तो वायरस को एक लिविंग बॉडी चाहिए ताकि वो न्यूट्रिशन को अपना फुलफिल कर सके। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो अब देखो आगे वाला पॉइंट, तो दे आर एजेंट्स ऑफ डिजीज, उनके
एजेंट्स ऑफ डिजीज का मतलब हो गया कि वायरस पूरा भरपूर है एकदम डिजीज से, मतलब उसमें डिजीज होता है। कुछ ले लो, सब वायरस, अधिकतर वायरस सब डिजीजे लाइवे करता है, जैसे कोरोना वायरस, फिर बर्ड फ्लू, सब के सब वही हो गया, आपका वायरस ही होता है। वायरस ही ज़्यादातर डिजीज को करते हैं। तो यहाँ पे हो गया दे आर द एजेंट ऑफ डिजीज, वो एजेंट होते हैं डिजीज के, मतलब इन्हें से उन्हें पहुंचावे वाला डिजीज वायरस। एंड कॉज अ वैरायटी ऑफ डिजीज इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल लाइक कॉमन कोल्ड, मेसेल्स जो कि प्लांट में होता है, पोलियो, जैसे पोलियो का ड्रॉप आ रहा है आजकल, उसको बोलते हैं, वो जो पोलियो बच्चों को पिलाया जाता है पोलियो ड्रॉप, वही पोलियो। फिर एड्स, एक्वायर्ड एमोने डिफिशिएंसी सिंड्रोम्स, उसके बाद हो गया स्वीने फ्लू और इटीसी एक्सेट्रा। तो वायरस अधिकतर क्या लाते हैं, आपका वो डिजीज ही लाइवे करते हैं, जितना है सब डिजीज लाता है। जैसे डिजीज हो गए मिसेल्स, पोलियो, एड्स, सेमन फ्लू, फिर कॉमन कोल्ड जो हम लोग को खांसी जुकाम होता है वो वायरस के ही कारण होता है। फिर अपना कोरोना वायरस भी लिख देना चाहिए था यहाँ पे, मैंने नहीं लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर सम वायरस कैन बी इवन इन्फेक्ट बैक्टीरिया, कुछ जो वायरस है वो बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट कर देगा, ऐसा वायरस है सब है। उन वायरसेस को हम लोग बैक्टीरियोफेज कहते हैं, वो जो वायरस होते हैं उनको हम लोग बैक्टीरियोफेज कहते हैं। ये देखो इनका डायग्राम हो गया, इस तरह से उनका डायग्राम होता है, आप लोग देख लो, ये सब एग्जाम में उतना पूछता नहीं है, बस ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि आपका कौन सा ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट कर देता है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, बैक्टीरियोफेज, यहाँ पे हाईलाइट भी किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे अब हम लोग पढ़ेंगे एलगी, तो एलगी को अब चालू करते हैं यहाँ से, ठीक है। तो एलगी, एलगी को हम लोग हिंदी में काई भी बोलते हैं, जैसे कि आपका तालाब हो गया, स्टेगनेंट वाटर, जहाँ पे स्टेगनेंट पॉन्ड हो गया, जैसे जहाँ पे शांत पानी होता है, तालाब होता है, उन सब में काई बैठ जाता है। आप लोग देखोगे हरा हरा कलर का होगा, काई बैठ जाएगा किनारे किनारे या वाटर के ऊपर, पानी के ऊपर। उसी को हम लोग हरा कलर का जो प्लांट होता है उस तरह उसको प्लांट भी बोला जा सकता है एक तरह से, तो वो उसी प्लांट या उसी ऑर्गेनिज्म को हम लोग एल्गी कहते हैं, समझ में आ गया। और काई भी बोलते हैं हिंदी में देहात में। तो दे आर प्रिमिटिव एंड सिंपल प्लांट लाइक स्ट्रक्चर, वो एकदम सिंपल होगा, कोई उसमें तामझाम नहीं है, मतलब बैक्टीरिया की तरह टेढ़ नाकड़ उसका अथी नहीं होगा, मतलब टेढ़ नाकड़ का मतलब जैसे तैसे स्ट्रक्चर नहीं होता है उसका, उसका होगा एकदम सिंपल होगा, जैसे प्लांट का होता है पत्ती जैसे, फिर सिंपल एकदम, नो मतलब स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम कुछ भी नहीं होगा उसमें। दे मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल प्रेजेंट इन देम, उनके पास खुद बना सकते हैं वो अपना भोजन, कैसे, क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल होता है। आप लोग जानते हो कि प्लांट के पास क्लोरोफिल होता है और फोटोसिंथेसिस के हेल्प से वो अपना भोजन को बनाता है, ठीक है। भोजन को बनाने में मदद कौन करता है, क्लोरोफिल भी करता है, एयर वाटर सनलाइट। एयर वाटर सनलाइट तो मिल ही रहा है एल्गी को, क्लोरोफिल प्रेजेंट होने के कारण वो अपना भोजन खुद से बना लेते हैं, इसीलिए हम लोग उनको बोलते हैं प्लांट भी बोल सकते हैं उनको, क्योंकि वो हरे कलर के होते हैं। और वो एल्गी एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारे अपने नेकेड आइज से हम लोग उसको देख सकते हैं, नंगी आंखों से हम लोग एल्गी को देख सकते हैं, समझ में आ गया। फिर दे आर फाउंड इन मॉइस्ट प्लेसेस, मतलब वो गीले जगह पे, वही पॉन्ड, गीला जगह, डैम्स, ये सब पे पाया जाता है कौन, एल्गी। उसके बाद सम ऑफ देम आर सो स्मॉल दे कैन बी सीन ओनली अंडर अ माइक्रोस्कोप, जिसको हम लोग माइक्रो एल्गी कहते हैं। ऐसे एल्गी भी हैं जो जिसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, जैसे कि माइक्रो एल्गी, उसका नाम हो गया स्पाइरोगायरा। एग्जाम्पल में स्पाइरोगायरा का डायग्राम मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि हाँ ये देखो, ये आपका हो गया स्पाइरोगायरा, देख रहे हो, इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है स्पाइरोगायरा का, ठीक है। तो यहाँ पे थे ना, हाँ ठीक है, साइज, चलो, तो इसको हम लोग स्पाइरोगायरा बोल सकते हैं। उसके बाद वाइल सम ऑफ देम आर बिग एंड दे कैन बी सीन विथ नेकेड आइज, कुछ ऐसे भी एल्गी हैं जो मैंने आपको बताया सिर्फ एल्गी ही हैं जो हमारी नंगी आंखों से देखा जा सकता है। उन एल्गी को हम लोग मैक्रो एल्गी कहते हैं, ना कि माइक्रो। माइक्रो मीन्स छोटा और मैक्रो मीन्स
मतलब जिसको हम अपने नंगी आंखों से देख सकते हैं उनको बोलते हैं मैक्रो। मैक्रो एल्गी, जैसे कि एग्जांपल फ्यूकस, फ्यूकस को हम लोग देख सकते हैं। समझ में आ गया? अब थोड़ा नीचे करते हैं तो हो गया, हाँ, सम, ओनली सम ऑफ द एल्गी आर यूनिसेलुलर, कुछ ही एल्गी हैं जो यूनिसेलुलर है, जैसे कि आपका हो गया चलाडोमोनस, क्लैडोमोनस, क्लैडोमोनस। मोस्ट ऑफ द एल्गी आर मल्टी सेलुलर, जैसे कि स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा का डायग्राम आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। फिर ये जो है क्लैमिडोमोनस, क्लैमिडोमोनस, सॉरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ा खराब है, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें लिखा हुआ है आपका नोट्स में, बहुत ही अच्छी तरीके से आप पढ़ सकते हो। तो क्ला क्लैमिडोमोनस, क्लैमिडोमोनस ये हो गया यूनिसेलुलर, और ये हो गया मल्टी सेलुलर, मतलब ये एक सेल से बना हुआ है, ये बहुत सारे सेल, छोटे 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 सेल से बना हुआ है, और ये एक वो पूरा सेल है, इसे करके। ठीक, समझ में आ गया? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो और भी एल्गी है, जैसे वोल्वॉक्स है, फ्यूकस का यहाँ पे डायग्राम छूटा हुआ है, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डायग्राम बना के, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे नोट्स का लिंक, उसको डाउनलोड कर सकते हो, एकदम सेम नोट्स, बस यहाँ पे फ्यूकस का डायग्राम बना हुआ रहेगा, टेंशन मत लेना। उसके बाद फाइटोप्लैंक्टन्स आर द फ्री फ्लोटिंग एल्गी, जो फ्री फ्लोटिंग एल्गी होते हैं, मतलब घूमने वाले, उनको हम लोग फाइटोप्लैंक्टन भी बोलते हैं। दे आर बेस फॉर ऑल फूड चेन, हर फूड चेन और फूड वेब, जैसे फूड चेन क्या होता है कि खरगोश, खरगोश हिरन खरगोश को खा लेता है, अब शेर हिरन को खा लेगा, और हम लोग शेर का शिकार करेंगे, मतलब ये जो चेन चल रहा है, इसको मारने का, इसको मारने का, इसको मारने का, जैसे हम लोग शेर को मार सकते हैं, और शेर हिरन को मार सकता है, और हिरन किसको मारेगा, मतलब हिरन घास को खाएगा, घास को खाएगा। तो ये जो चेन चल रहा है घास से लेकर इंसानों तक, उसको बोलते हैं फूड चेन। और फूड वेब मतलब पूरा इन्वायरमेंट का वेब, एकदम जाली की तरह बना हुआ, एक दूसरे से कनेक्ट होना, उसी को बोलते हैं फूड वेब और फूड चेन। तो फाइटोप्लैंक्टन जो है फ्री फ्लोटिंग एल्गी है, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और बेस है, एक तरह से आधार है किसका, फूड चेन और फूड वेब का, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म के लिए। और क्योंकि एल्गी ज़्यादातर पानी में ही पाया जाता है, समझ में आ गया, पानी में पाया जाता है। आप लोग देखे हो पॉन्ड में, तालाब में, वो तालाब पे ही एल्गी ज़्यादातर होता है, समझ में आ गया? उसके बाद दे रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन, बट अ फ्यू ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल मीन्स, जैसे कुछ बहुत सारे जो हैं, अधिकतर अधिकतर बाइनरी फिजन से ही रिप्रोड्यूस करेंगे, अपना जनसंख्या को बढ़ाएंगे, लेकिन कुछ सेक्सुअल मीन्स की तरह, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी कुछ रिप्रोड्यूस करते हैं, कुछ एल्गी हैं ऐसे। उसके बाद द ब्लू ग्रीन एल्गी हैव द एबिलिटी टू फिक्स नाइट्रोजन गैस, आप लोग जानते हो नाइट्रोजन गैस रिप्लेनिश्ड सॉइल को, सॉइल रिप्लेनिश्ड में काम आता है, रिप्लेनिश्ड में काम आता है कौन, सॉइल, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन को फिक्स कौन करता है, ब्लू ग्रीन एल्गी एबिलिटी है उसके पास ऐसा कि वो नाइट्रोजन को फिक्स करता है हमारे इन्वायरमेंट को और सॉइल को रिप्लेनिश्ड करने में, समझ में आ गया? अब हम लोग पढ़ेंगे फंगी। तो फंगी यहां से, हाँ, फंगी आर नन ग्रीन प्लांट एज देयर सेल डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल, ये जो है बिना ग्रीन प्लांट है, मतलब ये प्लांट है लेकिन नन ग्रीन प्लांट है, मतलब वो हरा नहीं होता है, प्लांट है लेकिन हरा नहीं है, ग्रीन कलर का नहीं है, उसी को बोलते हैं फंगी। और फंगी एज देयर सेल डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल, क्यों वो नॉन ग्रीन प्लांट कहलाता है, क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, प्रेजेंट नहीं होता है। उसके बाद दे कैन बी सीन इन मॉइस्ट फूड मटेरियल, मतलब वो गीले फूड मटेरियल में पाया जाता है फंगी, जैसे कि ऑयल पिकल, मतलब आपका अचार, तेल का जो अचार होता है, आम का अचार, वो सब में। फिर डैम्प क्लॉथ, गीले कपड़े में, और मतलब खराब कपड़े में, गंदे कपड़े में। फिर ओल्ड शूज़, मतलब पुराने शूज़ जो गमकता है आपका, मौजा वौजा, वो सब में भी पाए जाते हैं कौन, फंगी। फिर ओल्ड लेदर पर्स, ओल्ड लेदर पर्स जो फट फूट जाता है पर्स, उनमें भी फंगी पाया जाता है। फिर ट्री ट्रंक में भी पाया जाता है, स्पेशली इन रेनी सीजन, ज़्यादातर रेनी सीजन में वो कॉलोनीज बनाकर रहते हैं, कौन, फंगी। फंगी रेनी सीजन में क्या करता है, कॉलोनीज बना के रहता है, दे लिव इन कॉलोनीज, समझ में आ गया? उसके बाद
फंगी डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। फंगी जो है अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहता है फूड के लिए। इट कुड बी डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंस लाइक वुड, डैम्प सॉइल और फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म इन वूज बॉडी दे डिवेल। इट कुड बी डेड एंड डिकेइंग। हाँ, फंगी जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहता है अपने भोजन के लिए। कैसे? चाहे तो वो मरा हुआ जीव हो चाहे वो जिंदा हो, क्योंकि मरा हुआ रहेगा तो उसमें भी फंगी बैठ सकता है। फंगी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैठते हैं और अपना भोजन को वहां से गेन करते हैं, न्यूट्रिशन को लेते हैं। उसी को बोला गया है, जैसे कि वुड पे, लकड़ी पे, डैम गीले सॉइल पे, फिर फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी पे, मतलब मरे हुए ऑर्गेनिज्म के बॉडी पे भी रहते हैं। जहां पे वो फिट हो जाए वहां पे। समझ में आ गया? कौन रहते हैं? फंगी। अब फंगी रिप्रोड्यूस बाय बर्डिंग एंड स्पोर फॉर्मेशन। बर्डिंग और स्पोर फॉर्मेशन आप लोगों ने पढ़ा था 7 में, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स वाले चैप्टर में। तो क्या था? फंगी रिप्रोड्यूस बाय बर्डिंग एंड स्पोर फॉर्मेशन। अपने स्पोर्स को फॉर्म करता है अपने बॉडी पे और उसको स्प्लिट करके वो रिप्रोड्यूस करता है फंगी। समझ में आ गया? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो कुछ जो एग्जाम्पल है फंगी का, मोल्ड फंगी का, जैसे कि राइजोपस, उसके बाद जिसको हम लोग ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं, और पेनिसिलियम एस्परगिलियस। सम एग्जांपल ऑफ, हम लोग बता दिए कि मोल्ड फंगी का तीन चार एग्जांपल होते हैं, जैसे कि राइजोपस जिसको हम लोग ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं, पेनिसिलियम और एस्परगिलियस। और उसका डायग्राम भी आपको देख सकते हो यहाँ पे। दे कॉज डिजीज सच एज रिंगवॉर्म एंड एथलीट्स फुट। कुछ ऐसे भी हैं फंगी जो कि डिजीज को भी डिजीज करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म को, जैसे कि डिजीज का नाम हो गया रिंगवॉर्म और एथलीट्स फुट। ठीक है, ये हो गया पेनिसिलियम। यहाँ पे डायग्राम, पहले रुको मैं छोटा करता हूँ डायग्राम को। हाँ, देखो ये हो गया आपका पेनिसिलियम, राइजोपस, मशरूम जिसको ब्रेड मोल्ड आपको कह सकते हो, और नहीं, मशरूम, और फिर ईस्ट। ईस्ट भी एक फंगी होता है। ईस्ट क्या काम करता है? वो शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। किस प्रोसेस में? फर्मेंटेशन के प्रोसेस से शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। किस ऑर्गेनिज्म के मदद? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मदद से फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है, तो वो होता है ईस्ट की मदद से। समझ में आ गया? पेनिसिलियम, राइजोपस, मशरूम, ईस्ट, ये सब आपका डायग्राम हो गया। आप लोगों को डायग्राम याद करने की जरूरत है, कहाँ पे क्या होता है। इसको सेल वॉल बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। ये सब न्यूक्लियस और सेल वॉल ये सब आप लोग पढ़ोगे कौन से चैप्टर में? सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन वाले चैप्टर में, जो कि चैप्टर नंबर शायद 7 है। हाँ 7 है। 7 चैप्टर जब मैं पढ़ाऊंगा उस समय आप लोग इसका जो सेल वॉल क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, वैक्यूल क्या होता है, फिर स्पोर्स क्या होता है, वो सब आप लोगों को पढ़ना है। तो डायग्राम यहाँ पे देख लो। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो आगे आपका हो गया प्रोटोजोआ। ठीक है, प्रोटोजोआ। तो दे आर सिंगल सेल्ड, ये सिंगल सेल्ड होते हैं और स्मॉलेस्ट ऑफ द माइक्रोब्स, और छोटे भी होते हैं माइक्रोब्स में। वो सिंगल सेल, हर प्रोटोजोआ सिंगल सेल ही होगा, मल्टी सेलुलर प्रोटोजोआ नहीं होता है। दे लिव मोस्टली इन वाटर बट सम लिव इन द सॉइल टू। कुछ जो है बहुत अधिकतर वाटर में ही रहेंगे, जैसे कि अमीबा आपका वाटर में रहता है, लेकिन कुछ जो है वो आपके सॉइल में भी पाए जाते हैं, मिट्टी में भी पाए जाते हैं। उसके बाद हो गया दे ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन बाय लिविंग इनसाइड द बॉडी। कुछ जो है वो अपना न्यूट्रिशन दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में इनसाइड, अंदर, बॉडी के अंदर रहकर अपने फूड को गेन करते हैं, न्यूट्रिशन को गेन करते हैं। एज पैरासाइट, जैसे कि पैरासाइट करता है, जैसे कि वायरस करता था वैसे ही प्रोटोजोआ भी करता है। पैरासाइट बनकर दूसरे बॉडी में घुस जाना है और उसका न्यूट्रिशन खुद चूस लेना है। ठीक। सम ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम, कुछ डेड एंड डिकेइंग मैटर सच एज सैप्रोफाइट। कुछ जो है मरे हुए जीव जंतु जो होते हैं उनमें भी जो न्यूट्रिशन कुछ होता होगा, उनसे भी उन पे बैठ जाता है प्रोटोजोआ और अपना न्यूट्रिशन चूसने लगता है। डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से भी, जो मरे हुए जीव जंतु उनसे भी अपना न्यूट्रिशन प्रोटोजोआ लेता है, और उन जैसे प्रोटोजोआ का नाम हो गया उन सब के सैप्रोफाइट।
प्रोटोजोआ है जो दूसरे मरे हुए जानवर का न्यूट्रिशन को लेकर जीवित रहता है और अपने लाइफ को स्पेंड करता है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। ओनली यूग्लेना हैज क्लोरोफिल एंड प्रिपेयर्स इट्स ओन फूड। एकमात्र प्रोटोजोआ ऐसा है जिसका नाम है यूग्लेना, वो खुद खाना को बनाता है, प्रिपेयर करता है क्लोरोफिल की मदद से। क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल होता है, वो अपना भोजन खुद बनाकर खुद न्यूट्रिशन लेता है। समझ में आ गया? जैसे कि प्लांट लेते हैं, उसका नाम क्या है? यूग्लेना। ठीक है, यूग्लेना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज। डिजीज लाइक डायसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। डिजीज जैसे कि डायसेंट्री और मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है। ये हो गया एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। इसका नाम याद रखो, बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी जाता है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। और इनका इसका जो फैक्ट है यहाँ पे लिखा हुआ है रेड पेन से। आप लोगों को दिख रहा है ये रेड पेन से लिखा हुआ है? नहीं दिख रहा होगा, कोई नहीं, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, वहां पे मिल जाएगा रेड पेन से। एंट अमीबा लिव्स इन लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ द ह्यूमन बीइंग एंड कॉजेज डायसेंट्री। मतलब जो डायसेंट्री यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा, डिजीज लाइक डायसेंट्री, डायसेंट्री जो डिजीज है वो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के कारण ही होता है। एंट अमीबा क्या है? वो हमारे ह्यूमन बॉडी के लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है, एक तरह से पाया जाता है, और वो डायसेंट्री डिजीज को फॉर्म करता है और हमारे बॉडी को इन्फेक्ट करता है। समझ में आया? सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोजोआ आर इंट अमीबा कॉज डिजेंट्री एंड प्लाज्मोडियम कॉज मलेरिया। प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोआ होता है वो मलेरिया डिजीज करता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे डायग्राम हो गए, देखो डायग्राम देख लो। ये हो गया अमीबा। आप लोगों ने 7 में भी पढ़ा था अमीबा के बारे में बहुत अच्छे से, कि अमीबा क्या होता है, कैसे होता है। इसका साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म की मदद से वो इधर से उधर जाता है, मतलब मूव करता है। साइटोप्लाज्म ही ऐसे करके खुलेगा और दूसरा फूड को इनगल्फ करेगा, अपने अंदर खींचेगा। समझ में आया? न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस हर सेल में, मतलब सेल में होता ही होता है। फिर आई एम सॉरी, साइटोप्लाज्म ये नहीं करता है, इनगल्फ फूड नहीं करता है, चलने में मदद नहीं करता है। साइटोप्लाज्म एक तरह का इसका बॉडी हो गया। साइटोप्लाज्म मतलब इसका अंदर का जो सेल हो गया, उनको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। सीडोपोडिया मदद करता है फूड को इनगल्फ करने में। मुझे माफ़ कर दो, यहाँ पे साइटोप्लाज्म मैंने बोल दिया गलती से, कोई नहीं, होता है गलती। उसके बाद हो गया पारामीशियम, इसके पास भी न्यूक्लियस होता है। फूड वैक्यूल होता है। ये सब के बारे में आप लोगों को पढ़ना है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल वाले चैप्टर में। ओरल ग्रोव, फिर साइटोप्लाज्म इसमें भी हो गया। फिर कॉन्केंट्राइल वैक्यूल भी होता है इसमें। फिर ये हो गया गियार्डिया। गियार्डिया भी एक तरह से मान लो ये चींटी की तरह लग रहा है, मुझे चींटी का फेस लग रहा है, इस तरह से भी होता है। फिर यूग्लेना है, जो कि मैंने बताया, यूग्लेना एकमात्र प्रोटोजोआ है जो क्लोरोफिल को कंटेन करता है और वो अपने अब खुद से खाना बनाकर खुद का न्यूट्रिशन को पूरा करता है। यही है यूग्लेना, खुद से फूड बनाता है, क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल होता है। और क्लोरोफिल होगा तो इसका कलर कैसा होगा? ग्रीन कलर का। यहाँ पे कलर नहीं किया हुआ है, ये बस स्केच है। समझ में आ गया? चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्या है? फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसको हम लोग यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले आप लोग अगले वाला वीडियो में देख लो इसको, ठीक है? फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म कल ही आएगा, जस्ट एक दिन में आपका बहुत ज़्यादा मतलब पढ़ा दूंगा कि अच्छे से आपका कवर हो जाए। तो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगले वाले वीडियो में पढ़ लेते हैं। अब ये वीडियो को यहीं पे एंड करके, क्योंकि मैंने यहाँ तक वायरस से उठाकर कहाँ तक पटका, प्रोटोजोआ तक खत्म कर दिया, मतलब 4 माइक्रो ऑर्गेनिज्म को निपटा दिया था। बैक्टीरिया पिछले वाले वीडियो में ही निपट गया है। चलो वीडियो को एंड किया जाए।